I welcome you all to Major HS Kalsi's Balloi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balloi. Today we are going to discuss NDA 2024 second paper of Polity. आज हम Polity section cover करेंगे NDA 2024 में. Let's start. जैसा कि आप लोगों ने बोला देखा ही था कि कई बार ऐसा बोला जाता मिथ था कि भाई एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में. इस बार पॉलिटी में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2024 एनडीए सेकंड पेपर में, जो कि पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटी का वेटेज भी बड़ा है. 24 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको पॉलिटी में देखने को मिल रहे हैं. लेट्स डिस्कस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एनडीए 2024 सेकंड रिटन पेपर ऑफ पॉलिटी. सो हियर वी गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हम पहला क्वेश्चन अपना कवर करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं. तो इसमें हमको क्वेश्चंस देखने हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या बोलता है, गांधी जी इन 1948 हैड आर्ग्यूड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. गांधी जी ने 1948 में आर्ग्यू किया था जो स्टेट का फॉर्मेशन होना है वो लैंग्वेज के बेसिस पे होना है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी इनकॉर्पोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऐसा इन्होंने बोला गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन किया जाए. ये किसने बोला है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला है. देखिए गांधी जी ने यस सच कुछ नहीं बोला था, लैंग्वेज के बेसिस पे गांधी जी ने नहीं बोला था, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला था लैंग्वेज के बेसिस पे. जो हमारा पहला स्टेट है जो कि फाइनली अग्रीड किया गया था 1953 में कि जो बनेगा लैंग्वेज के बेसिस पे, और फाइनली 1956 में पहला जो स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश. वो जो कि तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी जो मद्रास से अलग होके फाइनली 1956 में पहला स्टेट बना था हमारा. द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. दैट इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश को बनाया गया था. ये चीज आपको याद रखनी. तो हियर नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट स्टेट. तो आंसर इसका डी होगा, नाइदर वन नॉर टू. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था भारत का संविधान बनाना, टू फ्रेम एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. सो गांधी जी ने एज सच कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था कि लैंग्वेज का बेसिस पे आपको स्टेट बनाना है, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला था. सो हियर नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है शेड्यूल्स, और शेड्यूल से यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन. डिफेक्शन के दायरे में किस शेड्यूल में बात किया गया है कि डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन ऑफ एमपी एमएलए ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. देखिए जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे और अभी हमारे पास 12 शेड्यूल हैं. ऑप्शन ए बोलता है 9 शेड्यूल, ऑप्शन बी बोलता है 10 शेड्यूल, ऑप्शन सी बोलता है 11 शेड्यूल, ऑप्शन डी बोलता है 6 शेड्यूल. देखिए डिफेक्शन की बात की जाए तो करेक्ट आंसर इज 10 शेड्यूल. ये पीवाईक्यू है, एनडीए का रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का, और 10 शेड्यूल का ऐड किया गया था. इट वाज एडेड. कब ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट. 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इट वाज एडेड. तो ये ऐड किया गया था ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. और 9 शेड्यूल कब ऐड किया गया था? इट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. 11 शेड्यूल की बात करें, इट वाज एडेड 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है, और 74 जो कि 12 शेड्यूल है जो कि 11th वाला आपका पंचायती राज की बात करता है और 12th वाला आपका म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है. 6 शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल किसकी बात करता है? 6 शेड्यूल बेसिकली बात करता है आपके 4 स्टेट्स की स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्राइबल एरियाज, दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. तो ये 4 स्टेट्स की बात करता है. दैट्स कॉल्ड ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा,
M for your मेघालय एंड मिजोरम। तो एनडीए में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था शेड्यूल से, और हमारे कितने शेड्यूल्स हैं? हमारे 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल में जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो की बात करता है हमारे 10 शेड्यूल में, जिसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। और जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था, जो कि पंचायती राज की बात करता है। और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात करता है, जो कि म्युनिसिपैलिटीज की प्रोविजन की बात करता है। 6th शेड्यूल बात करता है दैट इज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्राइबल एरियाज। 5th शेड्यूल जो बात करता है वो ट्राइबल एरियाज की बात करता है। 6 अदर ट्राइबल एरियाज की बात करता है अदर स्टेट्स में, जो कि 4 स्टेट्स हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। दीज आर द 4 स्टेट्स। एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो ये स्टेट्स आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये चीज आपको याद रखनी है। और टोटल हमारे 12 शेड्यूल है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन शेड्यूल से आता है। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन शेड्यूल से देखने को मिलेंगे। कई बार मैच द फॉलोइंग में आएगा, शेड्यूल दे देगा इस तरह, वो कहेगा मैच करो कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें कि एनडीए में पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार 6 क्वेश्चन देके यूपीएससी ने चकमा दिया है बहुत सारे बच्चों को। कई सारे बच्चे स्किप करके जाते थे, पॉलिटी छोड़ दो, एक क्वेश्चन है क्या पढ़ना है। अरे आप केवल उतना ही पढ़ लें जितना क्लास में है। आपके 25 नंबर 24 नंबर का वेटेज आप समझ रहे हो। कहीं आपकी कट ऑफ, मान लीजिए आपकी कट ऑफ अगर मान लीजिए 350 जा रही है, तो आपके नंबर 320 आ रहे हैं और पॉलिटी आप नहीं कर रहे हैं, तो सडनली ये शूट करेगा 344। एकदम फ्री के मार्क्स हैं पॉलिटी के। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आप उसको सॉल्व करें, पीवाईक्यू देखें, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए एक और ये क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू, और यूपीएससी हर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था इससे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अटॉर्नी जनरल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल आर गिवन एडवाइस टू गवर्नमेंट अपॉन सच लीगल मैटर। तो अटॉर्नी जनरल होता कौन है? सरकार का वकील होता है। आर्टिकल 76 में बात करता है। किसमें बात करता है ये हमारे? इट्स बेसिकली टॉक्स ऑन आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में बात करता है, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉन लीगल मैटर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑन लीगल कैरेक्टर सच एज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी रेफर्ड और टू बी असाइंड टू हिम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट को लीगल मैटर में सलाह देगा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होगा डिफरेंट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है, हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल एंड हिमसेल्फ असिस्ट बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मतलब ये असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को डिफरेंट केसेस में। अटॉर्नी जनरल तो एक ही होगा, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल चाहिए, और सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चाहिए, क्योंकि काम ज्यादा है। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। याद रखना ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, आर्टिकल 76 में बात की जाती है। ठीक है, इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, इसके पास सारे पावर होते हैं, पार्लियामेंट में बैठ सकता है, बोल सकता है। जो एक एमपी एंजॉय करता है पावर, वो सारे पावर ही एंजॉय करता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। वोट केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही देगा। ही कैन सिट इन पार्लियामेंट, ही कैन स्पीक इन पार्लियामेंट, बट ही कैन नॉट वोट। ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करता है, और इसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट। टेन्योर फिक्स नहीं होता, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है। तो इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन बिलो आर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट करोगे, हियर द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। 1 and 2 आंसर आपका करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, ये पीवाईक्यू है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखें, अटॉर्नी जनरल मिलेगा। लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखें, अटॉर्नी जनरल मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप पीवाईक्यू को ही प्रिपेयर करके चले जाएं, आपके 20 से 24 नंबर फ्री के हैं। 6 क्वेश्चन दिस ईयर 2024 में 6 क्वेश्चन दिया है यूपीएससी ने पॉलिटी के सेक्शन से। तो उतना लाइटली मत लें, थोड़ा बहुत सीरियसली प्रिपेयर करें और फ्री के मार्क्स गेन करें जीएटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है कमिटी से, पार्लियामेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहली बात याद रखना, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन दिया था एनडीए में, पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ। पार्लियामेंट किससे बनती है? पार्लियामेंट बेसिकली कंप्राइज ऑफ
लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यूपीएससी ने ना लोकसभा दिया था ना राज्यसभा दिया, यूपीएससी ने दिया था हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा, लोअर हाउस, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। तो इसमें यही बोला जा रहा है कौन सा ऐसी कमेटी है जिसमें कि अपर मेंबर और अपर हाउस के मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए एस्टिमेटिंग कमेटी में टोटल मेंबर जो होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा। सारे के सारे मेंबर कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, 30 मेंबर्स, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आप बात करें, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स में से भी 15 मेंबर आपके लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से होंगे। इतना आपको याद रखना, दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करें आप, इसमें भी 22 मेंबर्स होंगे और 22 मेंबर्स में से भी 15 मेंबर आपके लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से। तो ये आपके में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कमेटी में अपर हाउस के मेंबर नहीं होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑप्शन बोलता है 1 and 2, 1 and 2 नहीं भाई, 1 में है अपर मेंबर के, 1 and 3 में भी अपर मेंबर के हैं, 2 में एस्टिमेटिंग कमेटी ऑल मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज 2। देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इस पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो कमिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट कमिटीज पढ़ेंगे, बट एस्टिमेटिंग कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जिसमें सारे के सारे मेंबर लोअर हाउस से होते हैं, ऑल 30 मेंबर आर फ्रॉम लोअर हाउस। और ये भी पीवाईक्यू ही है। आप सारे चीज को समझे, देखें और आपको समझ में आएगा कि एक पैटर्न पे ही ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए लिमिटेड कोर्स है पॉलिटी का, उसी में से क्वेश्चन फ्रेम करना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फॉर्म करें, प्रेसिडेंट से फॉर्म करें, वाइस प्रेसिडेंट से फॉर्म करें, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पार्लियामेंट से एक और क्वेश्चन आया। पार्लियामेंट से क्या क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन द पासिंग ऑफ मनी बिल जो पास होता है, जो कि बजट है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दैट एंड इट शैल रिटर्न द बिल विथ और एनी रिकमेंडेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब ये बोलता है कि जो मनी बिल की बात करते हैं वो राज्यसभा जाता तो है, बट एक लिमिटेड समय के दौरान उसको वापस भेजना पड़ता है लोअर हाउस में। वो समय कितना है, ठीक है, 12 डेज, 21 डेज, 14 डेज और 30 डेज। देखिए इसमें डेज दे दिया, मैं इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट करता हूं, इसमें वीक पूछ देते हैं कई बार, 3 वीक, 2 वीक, 1 वीक, 4 वीक्स। तो याद रखिएगा आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 14 डेज, दैट इज 2 वीक्स। मनी बिल राज्यसभा जाता तो है, लेकिन राज्यसभा के पास मनी बिल को केवल डिस्कस करने के अलावा और कोई पावर नहीं होती। डिस्कस कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, बट अमेंड नहीं कर सकता चीज। और विद इन 14 डेज विथ और विदाउट अमेंडमेंट वो रिटर्न बैक होगा लोअर हाउस में, एंड ओनली लोकसभा हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ मनी बिल। एंड मनी बिल इज इंट्रोड्यूस विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन सर्टिफाई करता है कि वो मनी बिल है, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइड इट एज मनी बिल। ये चीज आपको याद है। तो 14 डेज इज द करेक्ट आंसर और 2 वीक्स आएगा। तो 2 वीक्स या 14 डेज जो भी इसमें सही होगा उसको आपको मार्क करना है। समझ में आया? देखिए पार्लियामेंट से ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए कि पार्लियामेंट से किस तरीके से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पॉलिटी को बिल्कुल हल्के में ना लें, आप आराम से क्वेश्चन समझें और क्वेश्चन को अप्लाई करें। क्वेश्चन बोला जा रहा है फंडामेंटल राइट्स। आप अगर पूरे यूपीएससी के पैटर्न को देखें, एनडीए के फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, शेड्यूल से क्वेश्चन मिल जाएगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से देखने को मिल जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये फंडामेंटल राइट से पूछा गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 19 पार्ट 1
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अब देखो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 19 से भी पूछा है। आर्टिकल 19 में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, बट अभी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसको डिलीट कर दिया गया। वो आर्टिकल 300 पार्ट ए में उसको डाला गया। तो याद रखना, पहला स्टेटमेंट बोलता है फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब क्या है, इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल दिस आर्टिकल। बिल्कुल सही बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 19 में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ व्हाट ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड की बात की जाती है, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, ठीक है। फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड अंडर दिस आर्टिकल। सो हियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब क्या चीजें इसमें करेक्ट बोली जा रही हैं। तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। सो हियर बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब है दे कंटेन सर्टेन रेस्ट्रेंट एंड एक्सेप्शन। मतलब इसका मतलब ही होता है दे कंटेन सर्टेन रेस्ट्रेंट एंड एक्सेप्शन, जो कि सेकंड में बात बोली जा रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डिलीट हुआ, वो भी मैंने आपको बताया, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इट वाज डिलीटेड। आंसर इज सी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉलिटी सेक्शन। हमने पॉलिटी सेक्शन को कवर किया। अगर आप पॉलिटी सेक्शन को देखें तो 6 क्वेश्चन इसमें लगभग पूछे गए हैं और काफी बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो आप इसको बहुत मतलब नेग्लेक्ट मत कीजिए पॉलिटी सेक्शन को। लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन आता है छोड़ देते हैं, 6 क्वेश्चन आ गए, 24 नंबर आपने गवा दिए। जहां आप 350 जीएटी में क्रॉस कर रहे थे, वहां पर आप 25 क्वेश्चन आपने 25 नंबर का आपने लेस हो गया आपको। कहां आप 375 क्रॉस कर जाते, कहां आप 350 पे रह जाते। तो कम से कम ये जो स्मॉल सेक्शन है, पॉलिटी है, इको है, करंट अफेयर, इसको कर लीजिए। तो सब मिला जुलू के आपको दे विल शूट अप रफली अराउंड योर 70 to 80 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, इन योर गैट पेपर। सो आप लोग प्लीज इसको लाइटली मत लें। और मैंने टॉपिक बताए, फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, ठीक है, आपका पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। ये 5-7 टॉपिक हैं जिसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप वेरी इजिली यू कैन गिव योर 100%। जितना क्लास में कराया जाए उतना ही कर लें तो आपका 100% एक्यूरेसी से आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहां पर हमने पॉलिटी के सेक्शंस कवर किए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।